दोस्तों यहाँ आज हम बात करेंगे उदयपुर के एक ऐसे शख्स की जिनके पास ज्ञान और हुनर का अद्भुत पिटारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मयंक कुमार डोलरराय रावल की, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। जी हाँ, ये हमेशा से ही मल्टीटास्कर और अचीवर रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके पेशे की तो आपको बता दें, पेशे से ये एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, वास्तु और वास्तुकला दोनों का अच्छा अनुभव एवं ज्ञान है इनके पास। साथ ही ये मयंक रावल्स लाइफ डिजाइन स्टूडियो नाम से अपनी फर्म भी सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। दोस्तों वास्तु और वास्तुकला के अलावा इनकी लेखन में भी गहरी दिलचस्पी है। जी हाँ, इन्होंने रेडियो के लिए कई सीरियल्स लिखे हैं। ये कविताएं लिखने का शौक भी रखते हैं और अपनी कविताओं को कंपोज भी करते हैं। आपको बता दें ये शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं। और यही नहीं, इन्होंने एक आर्टिस्ट के रूप में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है। दोस्तों कला की अच्छी समझ रखने वाले मयंक कुमार ने अब तक 78 से भी ज्यादा आर्ट स्टाइल्स सीखी है। और आपको बता दें रिसर्च फील्ड में भी इनकी रुचि काफी गहरी है। ये अक्सर नई नई चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं और इसीलिए लोग इन्हें वास्तु साइंटिस्ट के रूप में भी पहचानते हैं। दोस्तों इन्हें अब तक कई तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी कला के दम पर अब तक कई सम्मान और उपलब्धियां हासिल की है। और इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए आइए हम अब सीधा इन्हीं से मुलाकात करते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों अगर आप किसी को देखते हैं, अजनबी को देखते हैं, तो सवालात होते हैं कि कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। तो हर सवाल का कोई ना कोई जवाब भी होता है। तो पहला सवाल ये है कि ये कौन है। मैंने बता दिया कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी पहचान है। हम लोग रेडियो के लिए सीरियल्स भी लिखते हैं, कविता में लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। मैंने 100 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड भी करवाए हैं अलग अलग लोगों की आवाज़ में। मेरी बेटी फिल्म मेकर है, तो हम लोगों ने उसका वीडियो शूट भी किया है। हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है। मेरी माँ आर्टिस्ट हैं, मेरे फादर साइंटिस्ट हैं, तो मैं आर्टिस्ट भी हूँ। 78 से ज़्यादा आर्ट स्टाइल मैं सीखा हुआ हूँ। मेरे फादर ने ये सिखाया था कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो काफ़ी सब्जेक्ट पे मैं रिसर्च भी करता हूँ और इसीलिए लोग मुझे वास्तु साइंटिस्ट कहते हैं। आर्किटेक्चर में बहुत सारा काम है, इंटीरियर भी मैंने किया हुआ है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी हम करते हैं, लेकिन वास्तु वो मयंक रावल का सिनोनिम बन गया है और उसी के लिए मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। तो जब मयंक रावल का नाम आता है तो वास्तु अपने आप ही जुड़ जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सारा रिसर्च किया है। और मेनली रिसर्च यानी फ्रेग्रेंस और वास्तु, वनस्पति और वास्तु, मेटल और वास्तु, कलर और वास्तु, ऐसे सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है। मैं म्यूज़िक सीखा हूँ, तो स्वर और वास्तु, सिर्फ कुछ स्वर गाने से अगर डिजीज़ क्योर हो सकते हैं तो उससे बढ़िया क्या होगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको इन सब्जेक्ट में ज़रूर से इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि ये सारे भारतीय हैं। जब मैं म्यूज़िक सीख रहा था तो मेरी क्लास में एक लेडी थी, प्रोफेसर थी। वो कंप्लेन करती थी कि राग भैरवी मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरा बीपी बढ़ जाता है। सर बोलते थे कि भैरवी गाने से तो मन शांत होता है। तो सबसे पहला सवाल ये हुआ कि अगर भैरवी गाने से मन शांत होता है तो इनका बीपी क्यों बढ़ता है। मैंने सर को पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो बोला कि उनके स्वर साफ नहीं है, यानी कि गलत स्वर गाते हैं तो उसका रिजल्ट गलत मिलता है। तो उसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि स्वर के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने भैरवी राग लिया, फिर पता चला कि उसका जो अवरोह है उसमें जो मंद्र सप्तक में हम गाते हैं वो गाने से मन शांत हो जाता है। तो थोड़ा माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके काम करना मैंने शुरू किया। कुछ रागों का असर मैंने देखा और फिर अलग अलग जो संगीतज्ञ थे उनको मैंने बोला कि आप
ये गा के मुझे सुनाओ। वो सुनने के बाद मुझे जो फ़ील हुआ, उससे मैं तय करता गया कि इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन बाद में पता चला कि जो लोग गलत गाते हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि राग सीखने ज़रूरी है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने फ्रेग्रेंस के ऊपर रिसर्च शुरू किया कि सिर्फ धूप जला देते हैं, वो फ्रेग्रेंस से अगर एनर्जी क्लियर होती है तो उससे सबको फ़ायदा होगा। और कुछ हिमालयन मेडिसिन्स जो है उसके ऊपर काम किया। किसी का फ्लावर हमें मिला, किसी का जो स्टेम है वो हमें मिला, कहीं पे एनिमल से कोई हमें फ्रेग्रेंस मिली, उन सबको मिलाते गए और 8 साल के बाद हमने ऐसे धूप रिसर्च करके निकाले जो हर एक एलिमेंट यानी जो 5 तत्व है, एक-एक के लिए हमने धूप इन्वेंट किए, जो जलाने से उसकी एनर्जी क्लियर होती है। जैसे कि फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व जो है, तो आग्नेय दिशा में उसका आधिपत्य है। और सबसे बड़ी बात है कि अग्नि यानी नारी, फायर, तो जठराग्नि भी होता है, कामाग्नि भी होता है, उसको भी वो असर करता है। स्किन के डिजीज़ होते हैं वो अग्नि से ही होते हैं। तो इन सब के ऊपर काम करने के बाद लगा कि अगर सिर्फ फ्रेग्रेंस से ये क्लियर होता है, नारी का प्रभाव बढ़ता है, उसको कोई डिजीज़ है तो उसमें फ़ायदा होता है, तो ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्लांट की रेमेडीज़, फ्रेग्रेंस की रेमेडीज़, ये सारा मेरा खुद का वास्तु में कंट्रीब्यूशन आप लोग समझ सकते हैं। अब ये सवाल सबके मन में ज़रूर आएगा कि वास्तु, मेरे दिमाग में कैसे ये सब्जेक्ट आया। मैं बहुत एम्बिशियस बचपन से था और मल्टी टैलेंटेड था। मेरे फादर यूके में रहते थे, तो मेरी परवरिश ब्रिटिश स्टाइल से हुई, तो घर में पैसे थे लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए पैसे नहीं थे। कुछ पढ़ना है, रीडिंग के लिए पैसे थे, कुछ सीखना है तो उसके लिए पैसे थे। तो अलग अलग जगह पे जाके मैंने सीखना शुरू किया। घर में बड़ी सी लाइब्रेरी थी, तो मैं काफ़ी चीज़ों को पढ़ता था। मेरे एक दोस्त के यहाँ मैं भावनगर गया था, उसकी मदर की लाइब्रेरी में एक बड़ी सी किताब मैंने देखी, तो मैंने बोला ये मुझे पढ़नी है। और आंटी जी ने बोला कि ये तुम्हारे बस की नहीं है। टीनेज में जब कोई मना करता है तो उसमें अपनी जान चली जाती है। तो अंकल को मैंने बोला कि मुझे वो किताब पढ़नी है। अंकल ने रिक्वेस्ट की आंटी को, और आंटी जी ने वो किताब मुझे दिखाई। वो वास्तु की थी। वो जैसे जैसे मैं सुनता गया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और फिर मैंने वास्तु का अभ्यास 7th स्टैंडर्ड के वैकेशन से शुरू किया। मैं बहुत ही स्टूडियस था, तो मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन 12th के रिजल्ट में 1.5 मार्क की वजह से वो कम थे, तो मैं डॉक्टर नहीं बना। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, वहाँ मेरा मन नहीं लगा, सिर्फ 72% आए, तो मैंने वो छोड़ा। पास में एक नई कॉलेज बनी थी, मैं उसके अंदर गया, पता चला कि इस कोर्स को आर्किटेक्चर कहते हैं। मुझे आर्ट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे ट्राई किया और एडमिशन मिल गया। फिर जाके पता चला कि मेरा जो वास्तु का नॉलेज है वो आर्किटेक्चर के साथ में कनेक्टेड है। अगर मैं आर्किटेक्ट बना तो वास्तु को अच्छे से समझा, और मैं आर्किटेक्चर को समझा, वास्तु को समझा, और उसका कॉम्बिनेशन जो बना, उसमें से मैं वास्तु साइंटिस्ट बना। और इसके लिए मेरे 2 इंस्पिरेशन है, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जिन्होंने रिसर्च करना सिखाया, और मेरी मदर जिसने ये समझाया कि हर चीज़ को लोगों के लिए सोचना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। वैसे तो मेरे बहुत सारे गुरु हैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर सीखता रहा हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे गुरु हैं, लेकिन मेनली इन 2 लोगों का मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आपको लगता होगा कि ये इंसान सब कुछ बता रहा है, लेकिन इसका जन्म कहाँ पे हुआ होगा? बर्थ प्लेस, उसकी यादें हमेशा यहाँ पे रहती हैं। मेरा जन्म सौराष्ट्र में हुआ, गुजरात में सौराष्ट्र नाम की एक जगह है, लेकिन वहाँ पे मैं ज़्यादा ठहरा नहीं। मेरे बर्थ के थोड़े टाइम के बाद ही मेरे पिताजी यूके चले गए। मैं जब 1st स्टैंडर्ड में था, उसके बाद में वो वल्लभ विद्यानगर नाम की एक जगह पे आए, जो सेंट्रल गुजरात में है। वो मेरी कर्मभूमि बनी और मेरा होम टाउन वहीं पे है। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद में मैं अहमदाबाद गया, क्योंकि मैं ग्रो हो रहा था, और मेरा बचपन इस तरीके से गुजरा कि जिसकी वजह से, जिसने मुझे बिल्ड किया। जैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ों में पढ़ता रहता था, उसमें एक्सपर्ट बनता गया। तो 8th स्टैंडर्ड में एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने स्कूल को 18 इवेंट में स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया था, मल्टी टैलेंटेड था। 7th स्टैंडर्ड के वैकेशन में मैंने अपना आर्ट एग्जीबिशन किया, और उसमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कोई भी दोस्त नहीं रहा।
अगर किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी होती थी तो मुझे पूछे बगैर ही वो बता देता था कि वो फ्री नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये घर पे आया तो मुझे डांट पड़ेगी कि देख मल्टी टैलेंट है, स्टूडियस है, कमाता भी है, इसके जैसा बन, यानी बर्थडे खराब हो जाता। तो मेरे कोई दोस्त नहीं रहे। उसका सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मुझे चाहने वाले फैंस बहुत सारे मिले, लेकिन जो यहाँ पे बसते हैं उसकी हमेशा से कमी रही, क्योंकि मैं उनसे कुछ आगे निकल गया था। तो मैं हमेशा से ये कहना चाहता हूँ कि सबको साथ में लेके चलो। अकेले चलने में मज़ा तो आता है, लेकिन एक हद से ज़्यादा फिर आगे निकल जाते हैं तो तन्हाइयाँ आपके आसपास रहती है। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ में बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मिले, लेकिन एक फेज़ लाइफ में ऐसा आया कि लोग मेरे से दूर दूर रहते थे, मुझे यूँ देखते थे, यूँ नज़र मिला के बात नहीं करते थे। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ो, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करो, दोस्तों के साथ में रहो। सफलता, ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी को अवार्ड देना है तो सबसे पहले मेरा ही नाम दिमाग में आता है। इंटरनेशनल अवार्ड मुझे एक मिला तो वो कैटेगरी पहली ही बार खुली थी वास्तु की, और मुझे लगता है कि वो आखिरी बार वो कैटेगरी चली, क्योंकि एक ही नाम सबके दिमाग में आता था। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। ऊपर वाले के 1000 हाथ मेरे ऊपर हैं। मेरी 56 ईयर्स की उम्र ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे अचीवमेंट्स है। आर्किटेक्चर कॉलेज में 22 साल में विजिटिंग फैकल्टी था, जहाँ पे तो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज तक मैंने एक भी एप्लीकेशन नहीं लिखी है। अगर कोई आज भी मुझे बोले कि एप्लीकेशन लिखनी है तो मुझे डर लगेगा। वैसे तो मैं काफ़ी निर्भय हूँ, लोग बोलते हैं कि इसको डर नहीं लगता है, लेकिन इस चीज़ से मुझे डर लगता है कि कैसे लिखूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम कर्मयोगी है, ईश्वर को मान के चलते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारी नैया वही चला लेता है। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी जो कार है ना, वैसे कभी मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, वो सेल्फ ड्राइविंग मोड पे है और ईश्वर वो उनको चला लेता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो मेरी ज़िंदगी चलाती है, और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं तो संभाल लेता है। अब मुझे लगता है कि ऐसा सवाल ज़रूर दिमाग में आया होगा कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो होगी। स्ट्रगल मैंने कभी उसका अनुभव ही नहीं किया है। लोग जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बहुत स्ट्रगल है, लेकिन मैं काफ़ी पैशनेट हूँ। तो शायद उन पहाड़ों से मैं गुज़र गया जो मुझे कभी दिखाई नहीं दिए, वो लोगों को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मेरी मंजिल मुझे दिखाई दे रही है। हमेशा से मैं कभी भी स्ट्रगल को अनुभव नहीं करता हूँ, तो शायद वो मेरी क्वालिटी है। और अचीवमेंट के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर आपका गोल सेट है तो अचीवमेंट्स तो होंगे। मयंक रावल फाउंडेशन 2006 में मेरे फादर ने शुरू किया मेरे नाम से। उन्होंने बोला कि अगर हम सोसाइटी समाज से कुछ लेते हैं तो वापस देना चाहिए। मेरी मदर आर्टिस्ट है और मैंने काफ़ी सारी आर्ट सीखी। तो मेरे जो गुरु थे वो प्रॉस्परस नहीं थे, कोई फुटपाथ पे रहता था, कोई कुटिया में रहता था। तो मुझे लगा कि आर्टिस्ट के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारा जो फैमिली फंड है उसी में से उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान की, अभी भी हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए आर्ट कंपटीशन वगैरह हम करते हैं, फिर लोगों को एजुकेशन में हेल्प करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों की ट्रीटमेंट भी हम स्पॉन्सर करते हैं, और उनके चेहरे पे जो खुशियाँ हमें दिखाई देती है, शायद वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड है। लेकिन भौतिकता की बात करते हैं तो लोगों को टाइटल चाहिए होते हैं। ग्लोबल गुजराती अवार्ड, जिसमें स्मृति ईरानी जी को भी उसी साल उसी प्लेटफॉर्म पे वो अवार्ड मिला। नेटिव गुजरातियों को न्यू जर्सी में वो अवार्ड मिलता है। तो उसको भौतिक अवार्ड में मैं मानता हूँ कि सबसे ऊपर रखा जा सकता है। दूसरा भी एक इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला। वैसे बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं, और अभी जैसे कोई मुझे छूता है तो अभी कुछ फील नहीं होता है मुझे, क्योंकि अनुभव से इंसान समझ जाता है कि अगर किसी के छूने से अगर आपको बुरा लगता है तो आप वीक है। वैसे ही अगर कोई अवार्ड मिलता है तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी नहीं रहता है कि जस्ट अनदर अवार्ड, क्योंकि अवार्ड्स जो है ना अपने आसपास होते हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स, फीलिंग, उनकी खुशियाँ, उसमें जो मज़ा आता है वही मेरे हिसाब से सच्चा वाला अवार्ड है। एक
अच्छी सी बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले निर्भया का एक इंसिडेंस हुआ था। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि पहले से घर में वही वातावरण रहा है। तो मेरी बेटी ने मुझे पूछा, हमारा जो डाइनिंग टेबल है ना, वो हमारा स्टूडियो है, वहीं से आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो उससे पूछा कि ये जितनी भी लड़कियों के साथ में हादसे होते हैं, उसका नाम निर्भया क्यों होता है? मैंने बोला कि जितनी भी लड़कियों के साथ में हादसे होते हैं, उनको निर्भया बोलते हैं। उसने आर्ग्यूमेंट की कि निर्भया तो निर्भय होनी चाहिए, उसको जला देते हैं फिर भी वो कुछ भी नहीं करती है, तो ये गलत टाइटल है। काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई, फिर उसने बोला कि मैं इसके ऊपर कुछ करना चाहती हूँ। उस टाइम उसकी उम्र कुछ 18 साल की थी और उससे बोला कि आप गाना लिखिए, कंपोज़ कीजिए। निर्भया के ऊपर उसी डिस्कशन के साथ में मैंने एक गाना लिखा, बहुत अच्छे उसके शब्द थे। उसको कंपोज़ किया, फिर उसको रिलीज़ करना था। मेरी बेटी ने काफ़ी सारे मीडिया हाउस में फ़ोन किए। अभी वो तो बच्ची है, तो कौन मानेगा? उसका इंसल्ट भी हुआ, लेकिन वो लगी रही। फिर divyabhaskar.com से उसको बोला कि 24 आवर्स में वीडियो शूट करके दो, तो हम रिलीज़ करेंगे। पूरी रात उसकी पूरी टीम ने काम की और वो लेके फिर उसको रिलीज़ किया और पहले दिन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा और धीरे-धीरे करके कुछ 50 लाख से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा और काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसको एक टाइटल मिल गया, निर्भया एंथम। और उसी से इंस्पायर होके फिर हमने काफ़ी सारे सॉन्ग्स रिलीज़ किए। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमने काम किया, कस्टम्स के लिए हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं 3 साल से। दूसरी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हम लोगों ने बनाई। यानी एक-एक करके काम मेरी ऑफ़िस में जुड़ता गया और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि हम लोगों की लाइफ डिज़ाइन करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि वी आर नॉट डिज़ाइनिंग होम्स, वी आर डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस अगर डिज़ाइन करना है तो ज़िंदगी डिज़ाइन करनी ज़रूरी है कि छोटे-छोटे जो पहलू है, सबको छूना पड़ेगा। और हर पहलू को छूते हुए फिर मुझे लगा कि मेरी फर्म का नाम मयंक रावल्स लाइफ डिज़ाइन स्टूडियो होना चाहिए। तो वो फर्म का नाम हमने ऐसे रख दिया। काफ़ी सारे जो सिंगर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक शो शुरू किया, संगीत सम्राट। पहले ही साल उसमें 8 कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स गाने वाले 477 लोग हमें मिले। यानी लोगों ने हमें बनाया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। करना तो बहुत कुछ है हमें, लेकिन जब तक लोगों का साथ नहीं मिलता है, तब तक कुछ नहीं होता है। बचपन में मैं आकाश को देखता था और हमेशा सोचता था कि किसी ने कहा है कि स्काई इज़ द लिमिट, तो होना चाहिए। एक बार मैं फ्लाई कर रहा था, तो मैंने देखा तो आकाश तो उतना ही बड़ा था। मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि क्या हम चाँद के करीब है? तो उससे बोला कि पता नहीं, हम तो हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, कभी चाँद को देखा ही नहीं है। तो मुझे लगा कि जो खुशियाँ है, वो इंसान जब मैकेनिकल बन जाता है तो उससे दूर हो जाती है। तो सबसे पहले तो जीना सीखना पड़ेगा। इंसान का सबसे पहला जो गुणधर्म है, उसकी क्वालिटी है, वो मानवता होनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो जी पाएँगे। और दूसरी जो बात है कि स्काई वो इल्यूज़न है। तो लोगों की टैगलाइन, पंचलाइन होती है कि स्काई इज़ द लिमिट। उस टाइम मैंने लिखा कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट। आप बढ़ते जाओ, आपका आसमान भी बड़ा होता जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। मैंने भी काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स किए हैं, फ़िलोसॉफ़ी के ऊपर मेरे कार्यक्रम आए हैं। शायद आपको अजीब लगेगा, क्योंकि मुझे जो इंस्पायर कर गया है, वो एक ऐसी फ़िल्म की गज़ल है, जो नाम सुनते ही लोगों की आईब्रोज रेज़ हो जाती है। उसका नाम है गंगूबाई। क्योंकि वो गज़ल जो है ना, मुझे बहुत यहाँ छू गई थी। मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे। गम को भी इतनी खुशी दो, गम को भी इतनी खुशी दो कि वो मुस्कुराने लगे। अगर गम आता है तो उसको समझा दो कि खुश कैसे रहना है। बस आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहते हैं ना, तो ज़िंदा भी रहते हैं, और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। खुश कैसे रहना है उसकी बात हो गई। तो खुश होने के लिए खुशियों को ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने अंदर मिल जाती है। और मैंने ये देखा हुआ है कि आज की जो जनरेशन है, जो युवा है, वो शॉर्टकट में चलते हैं। 2 मिनट में उनको खाना चाहिए, उनको इमीडिएटली कोई चीज़ चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी है, लेकिन ज्ञान कहाँ है?
रील्स देख देख के हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। और जो इंसान को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मुझे कहाँ पे जाना है, वही सफल होता है। तो अपना रास्ता खुद ढूंढिए। लोग क्या कहेंगे वो सबसे बड़ा रोग है, उसको भूल जाइए। आपको जो करना है, अच्छा लगता है, करते जाइए। और मुझे यकीन है कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें मज़ा आता है, वो अच्छे से करते रहेंगे ना, और लगे रहिए, आप ज़रूर से सफल बन जाएंगे। लेकिन लाइफ में कहीं पे भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट हमेशा लंबे हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। इसलिए वही रास्ता चुनिए जो आपके लिए अच्छा है, सही है। और मुझे यकीन है कि अगर आपके पास सही ज्ञान है, सही अनुभव है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, रील्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है। शिक्षा या अनुभव, ऐसे सवाल कई कई बार मुझे पूछे गए हैं। तो अगर ज्ञान नहीं है और सिर्फ अनुभव है, तो वो भी काम का नहीं है। और सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज भी नहीं कह सकते, सिर्फ आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो वो भी काम की नहीं है। तो ऐसा अनुभव जिसके थ्रू आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो मेरे हिसाब से वो सही है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होती है, कॉलेजेस होती हैं, वो तो सिलेबस ख़त्म करती हैं, वहाँ कोई अनुभव नहीं मिलता है। और किताबें इंसान बनाती है, रियल इंसान तो बाहर ही मिलते हैं, बनते हैं। तो कॉलेज में जाना चाहिए डिग्री लेने के लिए, लेकिन डिग्री लेने के समय कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करते रहो जिससे आपका अनुभव बढ़ता जाए। और दोनों का अगर आपको पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा, तभी मुझे लगता है कि एक अच्छा जो इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, उसकी रेसिपी वहाँ से क्रिएट होगी। मैं आर्किटेक्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, उसमें रिसर्च भी करता हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आर्किटेक्चर में वास्तु जब आता है ना, तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। ये यहीं पे होना चाहिए, वो वहीं पे होना चाहिए, इसको हटा दो, उसको तोड़ दो। तो मेरे हिसाब से वास्तु वो नहीं है। सबसे पहला सवाल यही मेरे दिमाग में आया था कि अगर आर्किटेक्चर का सिनोनिम संस्कृत में चाहिए तो वो क्या होगा? वास्तु ही है, वास्तुकला कहते हैं उसको। यानी कि आर्किटेक्चर के जो प्रिंसिपल्स है वो वास्तु में है, लेकिन वो भारतीय तरीके से उनको समझाया गया है। हम वास्तु को बहुत 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 गलत तरीके से लेते हैं, उसको मिथ समझते हैं, भ्रमणा समझते हैं। जबकि वास्तु में साइंस है, मैथमेटिक्स है, क्लाइमेटोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, उसमें तर्क भी है। यानी आर्किटेक्चर से काफ़ी ऊपर है वास्तु जो है। और वास्तु का मैथमेटिक्स अगर इम्प्लाई नहीं करते हैं तो रिजल्ट कम मिलते हैं। जो प्लान के ऊपर स्टडी करते हैं, सबको मैं पूछता हूँ कि अगर एक पेपर भी होता है ना, तो उसकी थिकनेस होती है। तो हम बिल्डिंग की बात करते हैं, वो 3 डायमेंशन में है, तो सिर्फ प्लान देख के आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा? जब तक इंसान को नहीं मिलते हैं, फोटोग्राफ देख के इंसान के बारे में पता नहीं चलता है। वैसे प्रॉपर्टी को भी मिलना ज़रूरी है, विजिट करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनको कुछ नहीं आता है ना, वो भी ज्ञान बटोरते चलते हैं, कि डराते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही हो जाएगा, वैसा है तो वैसा ही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सारे शास्त्र मानव जाति को मदद करने के लिए बने हैं, डराने के लिए नहीं। तो सबसे पहली बात है कि डरो मत, समझो। और आर्किटेक्चर में जो भी लिखा गया है, जैसे कि मैं 3rd ईयर में था, तो मैं ली कॉर्ब्यूज़र को पढ़ रहा था, फ्रांस का आर्किटेक्ट हैं। तो मेरी आर्ग्यूमेंट यही रहती थी कि ये तो वराहमिहिर ने कहा है। मेरे फैकल्टी बोलते थे कि वराहमिहिर को लेके आओ, मैं उसको समझा दूंगा। फिर मुझे समझाना पड़ा कि सर वो हज़ारों साल पहले यहाँ थे, अभी नहीं है। तो इतना सारा अज्ञान अगर है तो आर्किटेक्चर के बारे में भी उनको नाज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो वास्तु वो हमारा सब्जेक्ट है, उसको सम्मान देना सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उससे डरना बंद कर देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि वास्तु इज़ लाइक सर्फ एक्सेल, कैसे भी दाग हो, कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। और मेरी प्रैक्टिस में
जिनके बच्चे नहीं होते थे, मेडिकल रिपोर्ट्स भी नेगेटिव थे, उनको भी रिजल्ट मिले हैं। मैं दोनों हाथ फैलाए खड़ा हूँ। किसी को अगर वास्तु सीखना है मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र आधा दौर ख़त्म कर चुकी है। पिछले दौर में मैं चला गया हूँ और अच्छा शिष्य मिलेगा, मैं ज़रूर सिखाऊंगा, मेरे घर पे रख के सिखाऊंगा। लेकिन मेरा ज्ञान अगर मैं साथ में लेके चला गया तो जैसे दूसरे लोग चले गए वैसा मेरे साथ में भी होगा। बहुत कुछ मुझे देना है। प्लीज़ आइए, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। भारत में रहते हैं तो भारत को समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि किसी खास दिन हम अपने डीपी में कुछ रख के मान लेते हैं कि हम भारतीय हैं। जब यहाँ से और यहाँ से हम भारतीय नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि प्यार होना चाहिए। देश की भक्ति नहीं करनी है, बस प्यार करो। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते तो आप खो जाते हैं, उसी में सब कुछ आपको नज़र आता है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो अगर इंसान के लिए हम इतना करते हैं तो जिस भूमि के ऊपर हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसको क्यों प्यार नहीं करते हैं, क्यों लड़ते हैं? सिर्फ ये सोचो कि हमने देश के लिए क्या किया, भूल जाओ कि देश ने हमारे लिए क्या किया। देश ने हमें यहाँ पे रहने की जगह दी है ना, वही सबसे बड़ी बात है। दूसरे देश में जाके देखो, पता चलेगा कितने इश्यूज है। फॉरेन कंट्रीज में हम जाते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं, बाहर आके वही डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ये अपना देश है, उसको प्यार करो, फिर देखो आप क्या क्या पा सकते हैं। महासत्ता ऐसे ही नहीं बनेगी। हमारे प्रधानमंत्री का विजन होगा, लेकिन जब तक हम सभी मिलके उसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्या होगा? ये हमारा देश है, अपना देश है, मेरा देश है, ये समझ के काम करो। फिर देखो इसी ज़मीन पे आपको खुशियाँ मिलेगी। और भूतकाल, पास्ट में मत जियो, वो हम थे, आज क्या है? कुछ भी नहीं है। तो पास्ट में नहीं जीना है, इतिहास होता है। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मिलके कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं और इल्यूजन में नहीं जीते हैं, सोशल मीडिया को भूल के सब बाहर निकल जाते हैं, मिलके कुछ करते हैं। आ जाओ। शेक्सपियर ने कहा है कि लेट अस गो हैंड इन हैंड, नॉट वन आफ्टर अनदर। मैंने हाथ फैलाए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपने देश में हाथ फैलाए खड़े हैं। बस हाथ फैलाते जाओ, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब इकट्ठे हो जाएंगे, सिर्फ दहाड़ेंगे ना तो भी आवाज़ यूएस तक पहुंचेगी। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है उसी को बढ़ा के काम करते हैं, मिल जाते हैं। तो आप ये करेंगे ना? दोबारा ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक आर्किटेक्ट एंड वास्तु साइंटिस्ट मयंक कुमार डोलरराय रावल की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।